नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बसपा सुप्रीमो मायावती आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, जिसे देखते हुए पार्टी में काफी बदलाव करने में लगी हैं। मायावती ने एक अभियान का आगाज किया है, वो अभियान है वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। साथ ही बीएसपी ने 4 मंडलों पर कोऑर्डिनेटर रखने की व्यवस्था को भी खत्म कर दिया। इस पर अब सिर्फ 3 कोऑर्डिनेटर रखे जाएंगे। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव मिली हार के बाद भी मायावती लोकसभा चुनाव से कई उम्मीदें लगाए हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ की गई समीक्षा बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव में जुटने का आह्वान तो किया, मगर क्या ग्राउंड जीरो पर अब बसपा की पुरानी धार और रफ्तार कायम रह पाएगी या नहीं? वैसे तो मायावती ने एक अभियान का आगाज किया है, वो अभियान है वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मगर सवाल ये कि वोट हमारा तो क्या मायावती के पास उनका अपना वोट बचा भी है या वो किसी दूसरे दल में शिफ्ट हो गया है? चलिए आइए दिखाते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। 5 साल पहले निकाय चुनाव में 2 मेयर जीतने वाली बसपा अब पूरी तरह खाली हाथ है। 17 के 17 मेयर बीजेपी के हैं। बसपा प्रमुख मायावती 17 में से 11 मेयर के रणबांकुरे मुस्लिम चेहरे उतारे, मगर दाव उल्टा पड़ा और हाथी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हालत यह रहा कि नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में भी पहले से कहीं अधिक मुस्लिम उम्मीदवार पार्टी ने खड़े किए। दूसरी तरफ किसी भी ब्राह्मण क्षत्रिय को पार्टी ने मेयर प्रत्याशी नहीं बनाया। पिछले चुनाव में मेरठ और अलीगढ़ के मेयर के अलावा 29 नगर पालिका परिषद और 45 नगर पंचायत अध्यक्ष के साथ 627 पार्षद सदस्य जीतने वाली बसपा का प्रदर्शन अब की बेहद खराब ही रहा है। वैसे बसपा को नगरीय निकाय चुनाव से परहेज रहा है और साल 2006 और 2012 में मायावती ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, लेकिन राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने की कोशिश के लिए बीएसपी ने पिछली बार की तरह इस बार भी निकाय चुनाव में नए प्रयोग को अपनाया। दलित वोट बैंक में बीजेपी द्वारा सेंध लगाने और मुस्लिम समाज के सपा के साथ जाने से पार्टी के दुर्दशा को देखते हुए मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के 1.5 दशक पुराने फॉर्मूले को छोड़ते हुए अब की निकाय चुनाव में मुस्लिमों पर ही बड़ा दाव लगाया था। बीएसपी काफी चिंतन और मंथन के बाद पार्टी में बदलाव करने में लगी है, जिससे मूर्छित पड़ी बीएसपी को कहीं से जान मिल सके। सत्ता पाने के लिए बीएसपी हर नब्ज को टटोलने का काम कर रही है। निकाय चुनाव की समीक्षा के बाद बीएसपी में बड़ा बदलाव। 4 मंडलों पर कोऑर्डिनेटर रखने की व्यवस्था की गई खत्म। 4 की जगह 3 कोऑर्डिनेटर रखने की होगी व्यवस्था। शमसुद्दीन रायनी को दी गई कानपुर सहारनपुर की जिम्मेदारी। मुनकाद अली को मेरठ मंडल की दी गई है जिम्मेदारी। मुनकाद अली को आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद की भी जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा के चुनाव में हाथी की सेहत कितनी सुधरेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर इतना जरूर है अगर करिश्मे की दरकार है तो बहन जी को खुद ही रण में उतरना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर सपा के लिए ये खतरे की घंटी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो जिस प्रकार से देखा जा रहा है, निकाय चुनाव के बाद मायावती काफी एक्टिव नजर आ रही हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। समीक्षा बैठक की जा रही है, अभियान चला रही है, जिससे जनसंपर्क उनके पाले में आ सके और लोग उनके पाले में आ सके। लगातार ये देखा जा रहा है मायावती काफी अपनी पार्टी में बदलाव कर रही हैं और कोऑर्डिनेटर जो पहले 4 हुआ करते थे, अब उन्होंने कोऑर्डिनेटर सिर्फ 3 कर दिए हैं। इस पर करेंगे चर्चा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एसएन सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, योगेश मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और दयाराम भार्गव, प्रवक्ता सुभाषपा के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सबसे पहले सिंह साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अगर मायावती इतनी एक्टिव नजर आ रही हैं तो नुकसान किसको है?
देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में ऐसा नहीं होता है कि किसके एक्टिव होने से किसको नुकसान होगा। नहीं एक्टिव होने से नुकसान जाते हैं वो पार्टियां जो जनता के बीच में नहीं जाएंगी, जो जनता को नहीं समझेंगी, जो जनता के लिए कार्य नहीं करेंगी, उनका नुकसान होगा, और जो जनता के लिए कार्य करेंगे उनका फायदा होगा। बहन मायावती जी का अपना हो रहा है, अगर वो जनता के बीच में जाती तो जनता का आशीर्वाद पाती, जनता के बीच में नहीं जा रही है तो उनका नुकसान होगा। और ऐसी पार्टियां भी जो ऐसे चुनाव को कूड़ा वाला चुनाव बताती हैं, छोटा चुनाव बताती हैं, अपने हैसियत का चुनाव नहीं बताती हैं, जनता वो भी देखती है। जनता ये भी देखती है कि जिसकी सरकार पहले उत्तर प्रदेश में रह चुकी है, उन लोगों ने कैसे जातिवाद का जहर बोया, क्षेत्रवाद वाला कार्य किया, धर्म और संप्रदाय के नाम पे दंगे करवाए, कर्फ्यू लगवाए, अपहरण किया और अराजकता के नाम पे अपने परिवार का पेट भरने का कार्य किया, अपने लोगों के लिए कार्य किया। तो मुझे लगता है कि आज जो एक पारदर्शी, जवाबदेही, ईमानदार सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, जनता उसका भी आकलन करेगी। जनता के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, आज ट्रिपल इंजन की जो सरकार बनी है, इसके नाते जो बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, आवास विकास के कार्य हो रहे हैं, शिक्षा के मानकों को पूरा किया जा रहा है, और बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, अपराधियों पर जो कठोर कार्रवाई हो रही है, वो सब जनता देखती है। जनता उस विश्वास और भरोसे के साथ है, जनता राष्ट्रवाद के साथ है, जनता विकास के साथ है। क्योंकि गरीब को क्या चाहिए? गरीब को आवास, उसमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और बीमार होता है तो उसको 5 लाख रुपए अगर सरकार मुफ्त में दवा के इंतजाम के लिए देती है, वो चाहिए। अगर गरीब भूखे न सोए उसकी चिंता अगर सरकार करती है, सरकार 5 लाख रोजगार देने की चिंता करती है, सरकार किसानों को किसान सम्मान निधि देने का कार्य करती है, बुनियादी ढांचे में विकास करती है, कहीं मेट्रो का कार्य होता है, कहीं रैपिड रेल बनता है, कहीं डिफेंस कॉरिडोर बनते हैं, कहीं एयर कनेक्टिविटी से प्रदेश का विकास होता है। तो ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में। ठीक है सिंह साहब, ठीक है योगेश जी आपके पास आते हैं। योगेश जी आपके पास आते हैं। बीएसपी इतनी एक्टिव नजर आ रही है, आपके लिए घाटा है या नुकसान है, किस प्रकार से देखते हैं? और जिस प्रकार से सिंह साहब ने कहा अभी, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं योगेश जी? आदरणीय सुनील जी, मैं अपने भाई साहब सिंह साहब की बात से शुरू में जो उनका उससे सहमत हूँ। राजनीति है ना, राजनीति में हर दल को अपनी बैठकें करने का दौर है, तो उससे किसी को नुकसान नहीं है। वो तो जनता तय करती है ना कि आपको जिस उद्देश्य के लिए आपने पार्टी बनाई थी, जिस उद्देश्य, जिस मिशन को लेकर आप आगे चल रहे थे, क्या आज भी आप उस पर कायम हैं? अगर आप 2019 के चुनाव में आपके पास 2014 में एक भी सीट नहीं थी, 2019 में आप हमारे साथ आए, आपके पास 10 सांसद आए, और फिर आपको एक अहंकार हुआ कि नहीं हम फिर से जीतेंगे। आप फिर 2019 में आपको अधिकार है साहब, बसपा को पूरा अधिकार है, किसी भी दल हो, चाहे हमारे साथी बैठे हो, भाजपा, सुहेल देव, सबको अधिकार है अपनी राजनीतिक दल की बैठक करने का, राजनीतिक समीकरण बनाने का, चुनाव लड़ने का। लेकिन चुनाव में वोट वही पाएगा जो जनहित के मुद्दों की बात करेगा। झूठे विकास के दावे सब कर सकते हैं, हमारे साथी बैठे हैं, बिल्कुल खोखला विकास है उत्तर प्रदेश का, लेकिन बात में दम है कि झूठे विकास की गुब्बारे की इतनी झूठ की हवा है कि फूल के एकदम ऐसे हुआ है। तो आपको अधिकार है, हाथी से किसी को नुकसान नहीं है। और हमारी वजह से उनकी 10 सीटें आई थी, उनकी वजह से हम नहीं आए थे, हमसे गठबंधन था और हमारे गठबंधन के साथ ही 19 पे और 10 सीटें संजीवनी तो हमने दी थी ना उनको। तो और जो आजकल उनका चल रहा है कि वो बसपा की बी टीम, भाजपा की बी टीम बन के जो कार्य कर रही है, उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि समाजवादी पार्टी को हराना है, बसपा के साथ चलना, भाजपा के साथ चलना है, सपा को हराना है। कोई दिक्कत नहीं हमें, हम अपने लक्ष्य पे कायम है। थोड़ा संघर्ष पथ पे 2-4 सीट 10 सीट कम भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो लड़ाई में है ही ना। हम तो लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं। जनता के बीच में कौन जा रहा है, सबसे ज्यादा लाठी कौन खा रहा है, सबसे ज्यादा मुकदमे कौन झेल रहा है? ठीक है सिंह साहब, सारे वादे खोके आपके और बीएसपी आपकी बी टीम है, जवाब दीजिए योगेश जी का। सिंह साहब मेरी आवाज आपको मिल रही है? दयाराम जी हम आपके पास आते हैं। अगर बीएसपी इतनी एक्टिव है, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि मायावती अभियान चला रही हैं और काफी एक्टिव नजर आ रही हैं, देखा गया कि जो 4 कोऑर्डिनेटर होते थे अब 3 कर दिया, और लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो उनके एक्टिव होने से क्या नुकसान है? नहीं देखिए सुनील भाई, देश में जितनी भी पार्टियां हैं सबको ये स्वतंत्र आजादी है
वो अपनी बैठक करें, अपने संगठन को मजबूत करें, उनके लिए काम करें। लेकिन ये घर में बैठ के थोड़ी होगा। आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना पड़ेगा, उनके सुख दुख में साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय आप एक्टिव हो गए उसके बाद आप भूल गए। हिंदू भारतीय समाज पार्टी, आपने देखा होगा, अनवरत हम लगातार जो है जनता के बीच में है। चाहे वो पिछला विधानसभा का चुनाव रहा हो, उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद देखेंगे हम जनता के बीच में लगातार बने रहे। फिर उसके बाद आपने देखा निकाय चुनाव में लगभग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमेशा आपने देखा होगा अनवरत 30 के 30 दिन हम जनता के बीच में बैठने का काम किए। तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमने जनता के मुद्दे उठाए हैं। हमने जनता को क्या चाहिए, महंगाई चरम सीमा पे है, गांव गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार लोगों की आवाज उठाने का काम किया। आपके चैनल के माध्यम से हमें ये भी जानकारी मिली कि किस तरह जो है चुनाव में क्या हुआ है, उसकी भी जानकारी हमने जनता में देने का काम किया। ये तमाम मुद्दे हैं। अब रही बात बसपा की, बसपा अपना बैठक करे, लेकिन एक बात सही है कि बसपा में जो वजूद पहले था वो अब नहीं है। जब वो घर से नहीं निकली, कैसे कर रही दयाराम जी, जब मायावती जी घर से नहीं निकली और तब तो उन्होंने अपने 13% वोट को ले लिया, 13% वोट रखती है जब घर से नहीं निकलती हैं वो। और अगर घर से निकलेंगी तो क्या करेंगी? और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो इक्वेशंस और समीकरण को घर बैठ के बिगाड़ देती हैं। नहीं, देखिए सुनील भाई, मैंने कहा ना, जब 5 साल सरकार भाजपा की 6 साल चल रही है, जब दलितों पे अत्याचार हुआ तो घर से क्यों निकले? ट्विटर की राजनीति थोड़ी होगी। आप बताइए, बहुजन समाज पार्टी के कौन से नेता कार्यकर्ता जो है बहुजनों के लिए काम करने का काम कर लिया, दलितों के लिए काम किया, SC/ST के लिए काम किया, अति पिछड़े दलित के लिए कहाँ आवाज उठाया? 5 साल आपने देखा होगा, अगर विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया था आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने किया। गांव गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों की बात हमेशा हम करते रहे। आपने देखा होगा किसी भी दलित के साथ, माइनॉरिटी के साथ, अति पिछड़े के साथ या किसी गरीब वंचित के साथ कोई भी अन्याय हुआ है तो आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर मुखर होकर के या तो उस स्थान पे हमारे हिंदू भारतीय समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता गए हैं या स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने का काम किए। तो ये तो जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे ठीक है, बहुजन समाज पार्टी 4 बार सरकार बनाई है, कोर वोट बैंक है, वो मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दलितों के साथ भी वो छलावा करने का काम की है कि उसमें भी दलितों में 4-5 जातियों को अगर निकाल दिया जाए तो उनका भी उत्थान बहन जी ने कर नहीं पाई है। तो ये जो उसमें जो SC/ST में वो 4-5 जातियों को छोड़ दिया जाए, बाकी जो जातियां हैं, दलित जातियां हैं, तो उनके उत्थान के लिए साहब के पास बात कौन कर रहा है? उस उत्थान की बात आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। जी सिंह साहब, योगेश जी का कहना था कि आपके जो वादे हैं वो सारे खोखले हैं और बहुजन समाज पार्टी है वो आपकी बी टीम है, उसके साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं। आपको चिंतन करने की जरूरत है लोकसभा चुनाव को लेकर। अच्छी बात है, योगेश जी ने अच्छा कहा। योगेश जी हमारी बात तो कहेंगे नहीं। योगेश जी किस पार्टी के प्रवक्ता है? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। और समाजवादी पार्टी कोई वो विरोधी पार्टी है, वो ऐसा नहीं है कि वो विपक्षी पार्टी। एक पार्टी होती है जो विपक्ष की भूमिका निभाती है, जो अगर सरकार अच्छा करती है तो अच्छा करती है, लेकिन जो लोग कोरोना कालखंड में वैज्ञानिकों की बनाई हुई वैक्सीन को कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, जो लोग कहते हैं कि पत्थर रख के लोग हिंदू किसी को भी की पूजा करने लगते हैं, ऐसे पार्टी के प्रवक्ता ऐसे ही कह सकते हैं। चिंतन उसको करनी चाहिए जिसकी रणनीति 2014 से लगातार फेल हो रही है। चिंतन उसको नहीं करना चाहिए जिसकी रणनीति पे जनता मोहर लगा रही है। जनता इस विश्वास और इस विकास पे मोहर लगा रही है। 2022 के चुनाव में क्या योगेश मिश्रा जी अपनी ढपली अपना करके नहीं बोले होंगे? बहुत सारी बात कहे होंगे, बहुत सारे चीजों को गाली दे देकर भी इनके पार्टी के लोग तो लिस्ट बनाते थे। कहीं कहते थे कि भाई चुनाव जैसे ही समाप्त होगा हम अधिकारियों को देख लेंगे, कर्मचारियों को देख लेंगे, जनता को देख लेंगे। ऐसे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करती है। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक शब्द लगा रहा, सर्वाधिक बिजली देने का कार्य अगर किसी सरकार में हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सर्वाधिक आवास देने का कार्य अगर कहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और जो कभी कोई सोच नहीं सकता है अपने जीवन कालखंड में सिर्फ एक बार 10,000 रुपए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी माफ किए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान सम्मान निधि लगातार जारी रख के
तो जन कल्याणकारी कार्यों को हम कर रहे हैं, किसान के खुशहाली के लिए, गांव की खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं। और सर्वाधिक रोजगार देने का 2.5 लाख का डेटा समाजवादी पार्टी का था और योगेश जी 5,70,000 रुपए का डेटा जवाब भारतीय दीजिए, जनता पार्टी। जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आपके सारे बातें फेल बता दी उन्होंने। योगेश जी, समाजवादी पार्टी की झूठी बातें थी, 80 में से 60 एक ही जाति के सीएम हो जाते थे, जो सैपई के नाच गाने में 300 करोड़ रुपए खर्च हो जाते थे, 20 करोड़ जी योगेश जी भत्ता बांटने जाते थे तो ये कंप्लीट कर लेने दीजिए, लग जाता था, छिड़का देंगे कि कुछ छूट गया उनको। पेंशन धारक थे भैया हो गया और बताएं। ठीक है सिंह साहब, ठीक है, योगेश जी को बोलने दीजिए। ये सब लोगों ने जी 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 सिंह साहब, योगेश जी, यही उत्तर प्रदेश की जनता है साहब, सुनील जी, यही उत्तर प्रदेश की जनता है जिसने देखा है कि बहन जी से राखी बनवाने कौन गया, भाई बहन का रिश्ता किसके साथ रहा। सरकार बनानी होगी तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। आप सरकार में आए, मुख्यमंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद आप बांटते हैं। डिम्पल जी ने पैर छुए थे मैनपुरी में मायावती जी के, आपको याद होना चाहिए सर। 2019 बहुत दूर नहीं गया। डिम्पल जी ने क्रिश्चियन फील्ड में मायावती जी के पैर छुए थे और क्या कहा था कि डिम्पल जी के लिए। कैसे योगेश जी, कैसे कैसी बात। योगेश जी अपना भी याद कीजिए ना। मुझे अगर कंप्लीट करने दीजिए तो मैं आ रहा हूँ सर। क्या गलत किया? अगर हम अपने बड़े को अगर पैर छू लेंगे तो क्या गलत करेंगे? तो आपको राखी बनवाने से आपत्ति है? सुन लीजिए, ठीक है योगेश जी कंटिन्यू कीजिए। योगेश जी सुन लीजिए, सिंह साहब आएंगे, पार्टी प्रवक्ता अलग है, मुझसे बड़े हैं, मैं इनके चरण छू के आशीर्वाद दूंगा। नहीं देंगे क्या मुझे आशीर्वाद? ठीक है योगेश जी, मैं कह रहा हूँ सत्ता की मलाई खानी होगी तो आप राजनीतिक संबंध बनाएंगे। आप मायावती जी के साथ 3-3 बार 2-2 बार सत्ता में थे या नहीं थे? तो आपके राजनीतिक स्वार्थ है ना। आप दिन भर तो गाली देंगे किसी पार्टी की विचारधारा को, लेकिन जब सरकार बनानी होगी तो आप उसके साथ गठबंधन करेंगे। आप किसी के भी साथ गठबंधन कर सकते हैं। आपने एक शब्द यूज किया, सर्वाधिक लोन आपने कहा ना माफ किए आपने, सर्वाधिक बिजली आपने दी। अरे बिजली कटौती जाके देखिए उत्तर प्रदेश के गांव में सर्वाधिक हो रही है इस समय, सबसे ज्यादा। जब गर्मी अपने चरम सीमा पे है तो बिजली कटौती सर्वाधिक पे है। सर्वाधिक तो आपने तब किया ना जब भाजपा के यानी आदरणीय वन मैन आदमी नरेंद्र मोदी ने अपने मित्रों के हजारों करोड़ रुपए दे दिए। और जब उससे पूछा जाता भैया कहाँ गया पैसा, चुप रहना। देश के इतिहास में उसी कारण सदन नहीं चलाई गई, देश के इतिहास में उसी कारण किसी सांसद का निलंबन हुआ। ईडी सीबीआई सबका मिसयूज, बस सवाल न पूछना, देश में सवाल पूछना मना है। तो भैया लोकतंत्र है कहाँ भाजपा में? भाजपा के खिलाफ बोलोगे तो रासुका, भाजपा के खिलाफ बोलोगे तो गैंगस्टर, भाजपा के खिलाफ बोलोगे गुंडा जेब में लेके चल रहा है प्रशासन वाले कि भैया इस भाजपा कार्यकर्ता तय करते हैं किसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाना है, इसके ऊपर रास्ता लगानी है, इसके ऊपर गैंगस्टर लगानी है। ये भाजपा का चाल चरित्र है। सबसे ज्यादा अपराधियों की शरण स्थली भाजपा, सबसे ज्यादा माननीय कौन अपराधी? भाजपा। सबसे ज्यादा जो अपराध मुक्त होने की बात करते हैं सिंह साहब, तो बगल में जो माननीय बना के सिंह साहब इतने आरोपों की बौछार आपके ऊपर हो रही है। और सवाल इसमें और ये ऐड करना चाहता हूँ, एक सवाल में ऐड करना चाहता हूँ कि मुस्लिम इस बात को लेकर रहता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा वोट उसी को करेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो बसपा पार्टी हो। तो आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती? कंफ्यूज रहते हैं वो। चौहान साहब, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप चीजों को सुनिए। देखिए, या तो योगेश जी को जानकारी नहीं है, करंट की जानकारी सबको होनी चाहिए। 2019 में जब गेस्ट हाउस जैसा कांड करने के बाद समीकरण, कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी के साथ भी साध सकता है। ये अनिवार्यता और बाध्यता नहीं है कि हम एक बार किसी के साथ अगर जो है राजनीतिक संबंध बनाए तो आगे नहीं बनाएंगे। लेकिन गेस्ट हाउस जैसे कांड के बाद जब समाजवादी पार्टी से भी पूछा जाता था और बहुजन समाजवादी पार्टी से भी पूछा जाता था, वो लोग कहते थे जीवन में कभी एक नहीं होंगे। फिर भी ये हुए और उसके बाद भी मुंह की खानी पड़ी। मैं इनकी तरह छोटी बात नहीं करूंगा। पीडीएफ पीडीपी के साथ आप एक हो गए ना, मैं छोटी बात नहीं की, आप पीडीपी के साथ आप गए कि नहीं गए? अभी बीच में बोलना शुरू कर, अपनी पहले आखिएगा तब दूसरों को बोलना कीजिएगा। अपना तो आप मेरे पास नहीं है, दूसरे को आरोप की जड़ी आप सुनेंगे। आपने उन लोगों के साथ भी गठबंधन किया है जिनसे अलगाववादियों से संबंध है। अपराधियों की सरकार चलाने वाले इंटरव्यू देने यहाँ पे। अरे आप चलाते हैं, आपके राज्य में पूर्वांचल में माफिया एकदम बेताब बोल रहा है, युवाई श्रेणी सुरक्षा में बोल रहा है, झूठ बोलने की स्थिति यहाँ बैठ के झूठ न बोलने वाले यहाँ रोने आए। अब चुपचाप सुन लीजिए। देखिए, जिसको जानकारी नहीं है, 2010 में सीबीआई मुकदमा दर्ज करती है और आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा मुलायम सिंह जी यादव पर दर्ज होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं।
क्योंकि एजेंसियां हर कालखंड में अपने कार्य को करती हैं और जानते हैं कि साइकिल पे चलने वाला आदमी अगर 10,000 करोड़ का हो जाएगा तो वो जाति धर्म वर्ण वर्ग देख कर नहीं, किसी भी व्यक्ति के पास अगर आज से अधिक संपत्ति होगी उस पर नोटिस जाएगी। प्रति माह 300 लोगों पे नोटिस जाती है पूरे देश प्रदेश में, क्योंकि ऐसा कार्य ये लोग करते हैं। अब मैं अपने बड़े भाई को बताना चाहूंगा, इनके कालखंड में 700 दंगे पूरे कालखंड में हो जाते थे। 365 दिनों में 200 दिन कर्फ्यू लगा रहेगा। अगर मऊ में दंगा हो जाएगा और सरकार समाजवादी पार्टी की, तो अपना चाहे कुछ भी करे, पराया चाहे कितना भी प्रताड़ित हो, 500 असलहों को लेकर मुख्तार अंसारी 5 दिन धारा 144 लगने के बाद कैसे इतने बड़े गुनाह को अंजाम देता है? कैसे रामवृक्ष यादव जैसा कांड हो जाता है और 27 लोग मारे जाते हैं, 2 बड़े अधिकारी भी मारे जाते हैं और बाद में चाचा दादा का नाम आता है जो पार्टी से ही जुड़े होते हैं। प्रदेश की जनता ने देखा। हम निगेटिव बातों पे नहीं जाते हैं, सकारात्मक चर्चा हो रही है। आज इस बात की चर्चा नहीं हो रही। सिंह साहब, हमारे कहने से आपके सिंह कहने साहब, से वोट न बढ़ेगा न घटेगा। सिंह साहब, ये देखा जाए कांग्रेस, अपना दल, आम आदमी पार्टी 20% वोट है। आपको ही कह रहा हूँ, 10 सेकंड और निश्चित तौर पे देखिए, हम जो है लगभग 30.8% वोट 2017 में नगर निकाय में पाते हैं और 2023 में 31.22% वोट पाते हैं और सभी दल एसपी, कांग्रेस, बीएसपी सब मिला के 28.6% वोट पाते हैं। और सपा जो है वो घटते घटते आज पहले 16 लोकसभा में सीट ले आने वाली, विधानसभा में भी कई राज्यों में इनकी एक आध विधायक आते हैं। चिंता अपनी करनी चाहिए। जी सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, सिंह साहब सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अपना दल 20% वोट रखती है तो 80% रह गया ना फिर तो वोट परसेंटेज, और फिर कहां देखते हैं अपने आप को? देखिए, नहीं आप अच्छी बात है, आप 100 सवाल पूछिए, ये जानकारी होनी चाहिए। हर आदमी जो है वो अपने औरे का वोट पाता है, जो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अगर आप कार्य करेंगे, आज चर्चा इसी बात को लेके हो रही है कि कौन जनता के बीच में रह रहा है, कौन कार्य कर रहा है। अगर कार्य नहीं करेंगे, केवल ईवीएम पर सवाल उठाएंगे और बवाल मचाएंगे समाजवादी पार्टी की तरह, जी तो नहीं होगा। योगेश जी, फाइनल कमेंट आपका, मैं शो वाइंड अप करना है। योगेश जी, फाइनल कमेंट आपका। मुख्यमंत्री जी सिंह साहब, योगेश जी फाइनल कमेंट। प्रदेश अध्यक्ष जी करते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं, अपनी बात को कहते हैं। अरे प्लीज, इनकी कथनी करनी में यही अंतर है कि मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को मंच से मुकुट और माला पहना के तलवार से सम्मानित करते हैं। अपराधियों में झूठ और सच की जो लड़ाई बोलते हैं ना, झूठ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश जी आपका, सिंह साहब आपका, दयाराम जी आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। सवाल इस बात का है कि जिस प्रकार से मायावती एक्टिव हैं, अब ये देखना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके एक्टिव होने का जो तरीका है वो किस प्रकार से होगा। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि किसको नुकसान होता है और किसको फायदा होता है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।